एक तो एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा चेक होता है, दूसरा होता है हियरिंग टेस्ट। कान का पर्दा जो चेक होता है वो अगर आपका पूरा है तो आपको फिट माना जाएगा, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा दूसरा जो टेस्ट है वो है हियरिंग टेस्ट। समय के अभाव में हियरिंग टेस्ट जनरली नहीं करते हैं। अगर ईयर ड्रम पूरा होता है यानी कान का पर्दा अगर पूरा है तो फिट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कई जगह हियरिंग टेस्ट भी कर लिया जाता है। तो हियरिंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको जिस कान की हियरिंग टेस्ट करना है उस कान के अपोजिट वाले कान के ऊपर एक पेपर रखेंगे और उस पेपर के ऊपर पेंसिल से रब करेंगे, यानी कि सिर्फ आपको एक ही कान से सुनाई देगा और आपके पीछे बैक साइड 6 मीटर दूर खड़े होकर विस्पर किया जाएगा, यानी फुसफुसाया जाएगा, यानी बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोला जाएगा। तो उसको अगर आप बता देते हो कि क्या बोला गया है तो आपका वो ईयर फिट है सुनने के लिए। फिर यही सेम काम दूसरे ईयर के साथ किया जाता है। इस तरीके से ये टेस्ट होता है। ये तो हो गई टेस्ट की बात कि कौन कौन से टेस्ट होंगे। इसके बाद अनफिट किस बेस पे किया जाता है उस पर एक बार और बात कर लेते हैं। कान के जनरली 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में एक बीमारी होती है जिसको अट्रेसिया कहा जाता है। अट्रेसिया इस तरीके से होता है, कान उसमें इस टाइप के हो जाते हैं। अगर इस टाइप के कान होते हैं तो उसको अनफिट कर दिया जाएगा। ये तो है एक्सटर्नल ईयर की बात। इसके बाद इनर और मिडल ईयर। इनर और मिडल ईयर में अगर किसी भी तरीके की सर्जरी करवा रखी है तो उस कैंडिडेट को भी अनफिट कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं होनी चाहिए। जो पार्ट होता है ये होता है आउटर ईयर, कान का बाहरी जो हिस्सा होता है उसके बारे में आपको पता ही है, ये होता है मिडल ईयर। ठीक है, इसके बाद ये होता है इनर ईयर। इनर ईयर में जो अंदर की हड्डियां वगैरह होती है कान की जिससे हमें सुनाई देता है वो हड्डियां आती हैं इनर ईयर में। इन हड्डियों का किसी तरीके का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और मिडल ईयर का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक सर्जरी चलती है, वो जो ईयर ड्रम है इसकी सर्जरी वैलिड होती है। तीसरा जो अनफिट का कारण होता है वो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें कान का पर्दा फटा हुआ अगर है आपका। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मतलब कान का पर्दा होता है, ईयर ड्रम जिसको कहा जाता है, ये डॉक्टरी लैंग्वेज है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो कान का पर्दा अगर आपका फटा हुआ है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, इसकी आप सर्जरी करवा सकते हो। अगर कान की आप सर्जरी करवा लेते हो और उस सर्जरी को अगर 4 महीने से ज़्यादा हो गए यानी कि 120 दिन से अगर ज़्यादा हो गए तो आपको फिट माना जाएगा, वो सर्जरी अगर आपकी ठीक है तो ये टेस्ट होते हैं कान के। इसके बाद जो अगला टेस्ट है वो देखते हैं नोज का। नोज टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि जो एयरवेज हैं वो खुले हैं या नहीं है, यानी कि नाक से आप सांस अच्छे से ले सकते हो या नहीं ले सकते, ये चीज़ चेक की जाती है। तो इसमें जो अनफिट के रीजन होते हैं वो होते हैं तो डीएनएस प्रॉब्लम, दूसरा होता है नजल पोलिप्स, तीसरा होता है नजल सेप्टम। तो इसमें क्या क्या होता है, डीएनएस में क्या होता है कि नाक के जो अंदर हड्डी होती है वो बढ़ जाती है। ये डेविएटेड नजल सेप्टम जिसको डीएनएस कहा जाता है, डीएनएस डेविएटेड नजल सेप्टम। इसमें क्या होता है, जो नाक की यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हड्डी बढ़ जाती है नाक की, ये हड्डी बढ़ने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है, इस वजह से अनफिट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे होते हैं नजल पॉलिप। नजल पॉलिप क्या होते हैं, इसमें जो खाल होती है अंदर वो बढ़ जाती है नाक की और नाक को बंद कर देती है, तो उसको नजल पॉलिप बोलते हैं। अगर इस टाइप की कोई दिक्कत है तो उसमें भी अनफिट कर दिया जाता है। तीसरा है नजल सेप्टम। नजल सेप्टम क्या होता है, इसमें जो नाक के बीच का जोड़ होता है, जो सिंगल जोड़ होता है दोनों नाकों के बीच में, उस जोड़ के अंदर अगर छेद है तो उसको भी अनफिट कर दिया जाता है, उसको नजल सेप्टम कहा जाता है। तो आप इसमें फिट कैसे हो, अगर डीएनएस है तो इसमें फिट आप इस तरीके से हो सकते हो कि अगर आपके माइनर डीएनएस है ना तो वो तो एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनर डीएनएस तो यानी कि हल्का सा डीएनएस है और उसके बावजूद भी आपके नाक खुले हुए हैं, सांस अच्छे से आती जाती है तो आप फिट हो। उसके अलावा अगर आप ऑपरेशन करवा लेते हो, यानी कि नाक अगर कम्प्लीटली कोई एक नाक बंद है या दोनों बंद है, दोनों तो बंद जनरली होते नहीं, एक में डीएनएस होता है, तो अगर एक नाक कम्प्लीटली बंद है तो उसमें आप ऑपरेशन करवा सकते हो, सर्जरी करवा सकते हो। लेकिन वो सर्जरी इंस्टेंट अगर करवाओगे उसके बाद तुरंत मेडिकल हो गया तो आप फिट नहीं माने जाओगे। कम से कम 1 महीना होना चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा अगर पीरियड हो गया आपके सर्जरी हुए हुए तो आप फिट माने जाओगे, यानी कि मिनिमम 1 महीने का पीरियड होना चाहिए सर्जरी और आपके जो मेडिकल टेस्ट है उसके बीच में। अगली बात करते हैं डेंटल टेस्ट की। दांतों के टेस्ट में क्या क्या होता है, इसके लिए आपको बता देते हैं कि दांतों के टेस्ट में टोटल 14 पॉइंट चाहिए। 14 पॉइंट आपके दांतों के पूरे हैं तो आप फिट माने जाओगे। तो ये 14 पॉइंट किस तरीके से नापे जाते हैं, किस तरीके से काउंट किए जाते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर भी डिटेल से बता देते लेकिन ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से यहाँ पर हम इसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल से बनाया गया है ये वीडियो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये वीडियो आप देख पाओगे।
अब बात करते हैं आँखों के टेस्ट की। आँखों में बहुत सारे कैंडिडेट्स को कमज़ोरी हो जाती है क्योंकि वो रेगुलर पढ़ते रहते हैं, इस वजह से उनकी आँखें कमज़ोर हो जाती है, तो उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में 2 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। दूसरा जो टेस्ट होता है वो विज़न टेस्ट होता है, आपके आँखों का एक तो दूर से देखना और एक नज़दीक से देखना, दोनों तरीके का टेस्ट होता है। पहले बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जो कलर होता है कई कैंडिडेट्स को वो दिखाई नहीं देता, बचपन से ही दिखाई नहीं देता। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि बाद में पैदा हो जाए, ये जन्म से होती है। तो इसमें एक कलर विजन बुक होती है जिसमें जनरली 38 प्लेट्स पाई जाती है। प्लेट्स बोलते हैं उनको, पेज नहीं बोला जाता है। तो जो 38 प्लेट्स होती हैं उसमें से सिर्फ 25 प्लेट्स सफिशिएंट होती है ये पता करने के लिए कि अगला जो कैंडिडेट है उसको कलर विजन है या नहीं है। और जो दिखाया जाता है वो जो डिस्टेंस होती है वो 66 से 75 मीटर की दूरी होती है, यानी कि लगभग एक हाथ के बराबर दूरी होती है। इतनी दूरी से आपको ये दिखाए जाएंगे और आपको नॉर्मल जो लाइट है उसमें दिखाया जाएगा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 3 सेकंड दिखाई जाती है और 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, ये जो आपको सामने ये दिख रहे हैं अंक, जैसे इसमें 7 है, इसमें 13 है, इसमें 16 है, इसमें 8 है, इसमें 12 है, इसमें 9 है। तो इस तरीके से ही उस बुक में नंबर होंगे, वो नंबर आपको पहचानने होंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप बता देते हो तो आप बिल्कुल फिट माने जाओगे। और कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी के है तो उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं विजन टेस्ट की। जो डिस्टेंट विजन है वो भी चेक किया जाता है और जो नियर विजन है वो भी चेक किया जाता है। ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का चार्ट होता है, उसमें आपको पढ़वाया जाएगा। तो इसमें अलग अलग होता है। जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है मैक्सिमम 6/6 होती है, कईयों में और भी ज़्यादा लेवल की होती है, लेकिन मैक्सिमम में 6/6 होती है। उसके बाद 6/9, 6/12, 6/18, 6/24। और ये 6/6 का क्या मतलब है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे कि 6/6 का क्या मतलब होता है। तो इसमें जो लास्ट लाइन है इसमें जनरली 7 अक्षर होते हैं और 7 अक्षर में से अगर आपने 5 लेटर भी पढ़ दिया ना तो आप फिट हो, उसमें आपको कोई अनफिट नहीं कर सकता। ऐसा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरे से 1 लेटर नहीं पढ़ा जा रहा है, 2 लेटर नहीं पढ़े जा रहे, तो उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। 7 में से अगर 5 भी पढ़ दोगे तो आप बिल्कुल फिट हो, डेफिनेटली फिट हो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंट विजन में जो बैटर आई है वो 6/6 होनी चाहिए और जो वर्स आई है वो आपकी 6/9 होनी चाहिए। ये एसएससी जीडी में जो कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक भर्ती होते हैं, एसएससी जीडी में कांस्टेबल और एसएससी सीपीओ में जो सब इंस्पेक्टर तक भर्ती होते हैं, उन सब के लिए यही रूल है कि बैटर आई आपकी 6/6 होनी चाहिए और जो वर्स आई है वो 6/9 होनी चाहिए। अगर ड्राइवर भर्ती हो तो ड्राइवर के लिए अलग क्राइटेरिया है, ड्राइवर के लिए दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए डिस्टेंट विजन के लिए। ये बैटर आई और वर्स आई क्या है, मान लो आप राइट हैंड से काम करते हो तो आपकी राइट आई बैटर आई है, लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो आपकी लेफ्ट आई बैटर आई है। ठीक है, दूसरी उसके अलावा राइट आई उस टाइम आपकी वर्स आई हो जाएगी। इसी तरीके से राइट हैंड से काम करने वाले की लेफ्ट आई वर्स आई हो जाएगी। ठीक है, तो एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल होता है उसका और एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर तक कोई भी रैंक हो उसमें इस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जो नियर टेस्ट होता है, नियर टेस्ट में जो बैटर आई है वो N6 होनी चाहिए और जो वर्स आई है वो N9 होनी चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता दें कि चश्मा अलाउड नहीं होता है, चश्मा बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। एक सर्जरी के बारे में काफ़ी डाउट आ रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर्जरी अलाउड है या नहीं है, जैसे कई लेसिक लेजर करवा लेते हैं तो वो अलाउड है या नहीं। तो लेजर जनरली जो रूल है उसके अकॉर्डिंग लेजर अलाउड नहीं है, रूल के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। जियोज जो पोस्ट होती हैं, जो गजेटेड ऑफिसर जाते हैं डायरेक्ट, उनके लिए लेजर अलाउड है, बाकी अदर पोस्ट के लिए लेजर अलाउड नहीं है। हालांकि जो बुक है उसमें कहीं पर भी लेजर के बारे में डिटेल से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अलाउड है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो गजेटेड पोस्ट है उनका लेजर अलाउड है। तो लेजर के बारे में क्लियरली कहीं पर भी नहीं बताया गया है। तो जनरली तो यही माना जाता है कि लेजर अलाउड नहीं है, बाकी बुक में ये बात क्लियर नहीं है। ये हम किस बुक की बात करें, ये जो एमएचए की बुक है जिसमें ये सारी डिटेल्स मिलती है कि मेडिकल किस किस तरीके से डॉक्टर लेगा, वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की हुई है। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आँखों में नहीं होनी चाहिए। वो प्रॉब्लम्स क्या है, एक तो स्क्वेंट आई नहीं होनी चाहिए। स्क्वेंट या आई यानी कि भेंगापन, एक आँख एक जगह रुकी हुई दूसरी आँख घूम रही है, इस तरीके से भेंगापन नहीं होना चाहिए। ये भेंगापन के कुछ टाइप्स हैं जिसको इसोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया, हाइपोट्रोपिया और हाइपरट्रोपिया ये बोला जाता है। इसमें जो इसोट्रोपिया होता है इसमें क्या होता है कि एक आँख अंदर की तरफ होती है और दूसरी आँख स्टैटिक रहती है एक ही जगह। अगर अंदर की तरफ लाएंगे तो एक आँख स्टैटिक रहेगी। एक्सोट्रोपिया में एक आँख बाहर की तरफ रहेगी और एक आँख बिल्कुल सेंटर में रहेगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ये है इसमें ये बिल्कुल अंदर की तरफ है। यह है इज़ोट्रोपिया यानी इनवर्ड टर्निंग है और ये है
एक्सोट्रोपिया आउटवर्ड टर्निंग, ये बाहर की तरफ रहेगी, एक ये स्टैटिक रहेगी। एक होती है हाइपोट्रोपिया, हाइड्रो हाइपोट्रोपिया होती है डाउनवर्ड टर्निंग, ये नीचे की तरफ रहेगी, दूसरी स्टैटिक रहेगी। एक होता है हाइपरट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया में ये ऊपर की तरफ रहेगी, दूसरी स्टैटिक रहेगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आँखों में तो उसको अनफिट किया जाता है, वो फिट नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक की। नेक में किस तरीके से अनफिट किया जा सकता है। तो नेक में एक तो आपको गोइटर नहीं होना चाहिए। गोइटर यानी कि गर्दन में आगे की तरफ कुछ ग्रंथियाँ बढ़ जाती हैं, जिनकी वजह से गर्दन आगे लटक जाती है। इस तरीके से गर्दन हो जाती है तो उसको अनफिट किया जाएगा। दूसरा, अगर किसी भी तरह की सूजन है गर्दन के पास तो उसको भी अनफिट किया जाता है। तीसरा, सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जिससे ड्यूटी वगैरह करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो उसको भी अनफिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट में अगर इस तरीके से आपके गड्ढा बना हुआ है तो आपको अनफिट किया जाएगा, या फिर कई बार क्या होता है इस तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई होती है तो उसको भी अनफिट किया जाता है। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि एक तरफ से तो चेस्ट पूरी डेवलप हो जाती है लेकिन दूसरी तरफ से चेस्ट डेवलप नहीं होती है, तो उसको भी अनफिट करार दिया जाएगा। यानी कि चेस्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। चेस्ट में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा बाहर निकली हुई हो ना ज़्यादा अंदर दबी हुई हो, इस तरीके से चेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हेड के टेस्ट की। हेड को किस तरीके से टेस्ट करते हैं। हेड कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है या और किसी तरीके की इंजरी हो जाती है तो उसमें जो स्कल होती है उसकी हड्डी टूट जाती है। जैसे यहाँ पर हड्डी टूट गई तो उसके बाद कुछ लचीलापन होता है, तो अगर इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी अनफिट किया जाएगा, उसको फिट नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कैरिंग एंगल को किस तरीके से मापा जाता है। तो कैरिंग एंगल को मापने के लिए जो ये सीधी हड्डी आई हुई होती है, बिल्कुल सीधी जो हड्डी आती है, इसके साथ ये हाथ जिस तरफ जाता है इसका सेंटर लेते हैं। सेंटर के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसको कैरिंग एंगल कहा जाता है। ये कितना होना चाहिए। ये जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 10 से 15 डिग्री होना चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 15 से 20 डिग्री तक होना चाहिए। अब ये और देख लीजिए कि इसको मापते किस तरीके से हैं। यहाँ पर ये एक जो लाइन है इसको यहाँ से लाइन मान लो ड्रॉ कर ली, यहाँ पर आगे एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं और यहाँ पर हाथ के बिल्कुल सेंटर में लाइन खींची जाती है। उसके बाद ये एंगल मापा जाता है कि ये एंगल कितना बन रहा है। यहाँ पर ये जो एंगल है तो ये एंगल मेल कैंडिडेट के लिए 10 से 15 होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 15 से 20 होना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हाथ ज़्यादा बेंड नहीं है तो मेल कैंडिडेट का भी 20 डिग्री तक चल जाता है। ये तो हो गई कैरिंग एंगल की बात। इसके बाद बात करते हैं स्पाइन की। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की। एक तो नॉर्मल स्पाइन होती है जो बिल्कुल सीधी होती है, दूसरी होती है स्कोलियोटिक स्पाइन। स्कोलियोटिक स्पाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। ये जो स्पाइन है ये है नॉर्मल स्पाइन जो बिल्कुल सीधी होती है। दूसरी ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी घूम जाती है, ये होती है स्कोलियोटिक स्पाइन। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स अगर आपके हैं तो अलग से पता चल जाएगा कि आपके स्कोलियोटिक स्पाइन है। तो उस प्रॉब्लम्स में क्या होता है, एक तो कंधा, ये नॉर्मल स्पाइन में तो बराबर होते हैं दोनों कंधे अगर आगे झुकाया जाए तो, लेकिन जिसके स्कोलियोटिक प्रॉब्लम होती है उसका एक कंधा ऊपर रहता है, दूसरा कंधा नीचे झुक जाता है, थोड़ा डाउन होता है। तो ये प्रॉब्लम भी देखी जाती है। इसके अलावा अगर वैसे सिर्फ चलवा कर देखे या खड़े करके देखे तो खड़े करके देखने पर इस तरीके से जो हिप्स होते हैं उसमें एक पार्ट ऊपर की तरफ होता है, एक पार्ट नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये पैरेलल नहीं रहता है। यहाँ से ये देखोगे ये हाथ बिल्कुल सीधा है, दूसरे हाथ में ये गैप है। इस तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अगर स्कोलियोटिक स्पाइन है तो। और ये जो यहाँ पर कमर इस तरफ से मुड़ी हुई होगी, यहाँ एक तरफ से बिल्कुल सीधी होगी, तो ये प्रॉब्लम्स होती है जनरली। इससे पता चल जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी स्पाइन सीधी है या फिर स्कोलियोटिक है। फिंगर्स की। फिंगर्स आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, उनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि आप उनको आसानी से खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, नज़दीक ला सकते हो, दूर ले जा सकते हो, उनकी मूवमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए। और इस तरीके से आपके प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार ये गांठें सी हो जाती हैं फिंगर्स में, तो ये गांठें आपके नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल आपकी फिंगर्स होनी चाहिए। इसमें जो टैटूज़ होते हैं वो अलाउड होते हैं या नहीं होते, ये पुलिस फोर्सेज के लिए भी लागू है, सभी पुलिस फोर्सेज के लिए। और ये जो सीएपीएफ है इसमें चाहे एसएससी-जीडी हो, एसएससी-सीपी हो, उन सभी के लिए भी लागू है। तो जो टैटूज़ होते हैं वो किस तरीके के अलाउड है भी या नहीं है। तो टैटूज़ अलाउड हैं, लेकिन वो रिलीजियस जो टैटूज़ होते हैं, अपना जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हर रिलीजन को महत्व दिया जाता है, इसलिए रिलीजियस टैटू जिनके हैं उनको अनफिट नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन के अंदर ही वो रिलीजियस टैटूज माने जा सकते हैं। या फिर आपका नाम है या और कोई आपने नाम लिखा रखा है या ओम बनवा रखा है, इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर आपने बनवा रखी है, चाहे वो आपकी जो बाजू है उस पर हो, चाहे आपकी जो हथेली का बैक पार्ट है उस पर हो,
वहाँ पर कहीं पर भी बना हुआ हो, लेकिन वो सिर्फ आपका अलाउड होगा लेफ्ट हैंड पे। राइट हैंड पे वो अलाउड नहीं है, लेफ्ट हैंड पे अलाउड होगा। लेफ्ट हैंड के ऊपर भी जो आपकी बाजू है उसका 1/4 से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हो इस तरीके से, इतना बड़ा अगर साइज है तो वो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, क्योंकि 1/4 साइज से ज़्यादा साइज है। तो इतना बड़ा साइज हुआ तो अनफिट कर दिया जाएगा। और अगर आपका 1/4 साइज से कम साइज है, 1/4 साइज है तो भी अनफिट है। अगर 1/4 से कम साइज है, आपकी जो एल्बो है या पूरी बाजू है उसका साइज आप मान सकते हो। आपकी एल्बो का 1/4 उससे कम अगर साइज है टैटूज का, तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। और वो भी सिर्फ लेफ्ट हैंड पे अनफिट नहीं किया जाए, राइट हैंड पे तो होने ही नहीं चाहिए। अगर राइट हैंड पे है तो उनको आप हटवा सकते हो टाइमली। टैटूज के बारे में आप समझ गए होंगे। जो टैटूज के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट थे वो दूर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं स्किन की। स्किन की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो ये आप देख रहे हो इस तरीके से फफोले आपके नहीं होने चाहिए। अगर जगह जगह इस तरीके से आपकी बीमारी है तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके इस तरीके से निशान पड़े हुए हैं हाथ पर या पैर पर या कहीं पर भी बॉडी पर, तो वो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो अपने आप को फिट रखना है बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं लेग्स की। लेग में क्या क्या चेक किया जाता है आपका। तो इसमें एक तो नोकनी चेक किया जाता है, नोकनी है या नहीं है। दूसरा बो लेग, वो यानी कि धनुषनुमा आपकी टांगे हो जाती है, घूमकर दोनों तरफ घूम जाती है, बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, वो बो लेग्स होती है। उसके बाद फ्लैट फिट चेक किया जाता है कि आपका पैर बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है। फ्लैट फिट के बाद हैमर टॉयज यानी आपके अंगूठे हैं वो आगे से बिल्कुल मोटे तो नहीं है, अचानक उनमें फुलावट आ जाती है या फिर उनके ऊपर कॉर्न्स बन जाते हैं। उसके अलावा वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स अगर आपके पैरों में है तो भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन वेरिकोज वेन्स और नॉर्मल वेन्स में आपको डिफरेंस समझना होगा। वेरिकोज वेन्स वे वेन्स होती हैं जिनमें आपकी नसों के अंदर खून आगे सप्लाई नहीं हो पाता है। आपका नसों, ये जो नस हैं ये आप देख रहे हो पिक्चर में, ये जो नसें हैं यहाँ पर गुच्छा बन जाता है नसों का, और ये जो ब्लड है ये यहाँ पर आकर रुक जाता है। जैसे हार्ट से ऊपर से ब्लड आ रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो यहाँ पर दर्द होता है भयंकर जिनके वेरिकोज वेन्स होती है। लेकिन जिनके नॉर्मल वेन्स होती हैं, जैसे ये यहाँ पर आपको वेन दिख रही होगी, ये जो वेन है ये नॉर्मल वेन है, लेकिन ये जो नीचे है ये वेरिकोज वेन्स है, ये वेरिकोज वेन्स है ये सारी। तो इस तरीके से वेरिकोज वेन्स है ना, सिर्फ उसी को अनफिट किया जाता है। गुच्छे बन जाएंगे, उनमें दर्द होता है, ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं जाता है, तो ये होती है वेरिकोज वेन्स। इसके अलावा एक बीमारी और होती है क्रोनिक लेम्फेडेमा। तो क्रोनिक लेम्फेडेमा होती है, इसमें या तो एक हाथ पूरा तरीके से सूज जाता है यानी कि काफ़ी मोटा होता है, या इस तरीके से एक पैर मोटा हो जाता है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, नॉर्मल पैर नहीं है तो भी उसको अनफिट कर दिया जाएगा, या नॉर्मल हाथ नहीं है तो भी अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर लिगामेंट्स का ऑपरेशन करवा रखा है, घुटनों का ऑपरेशन करवा रखा है, तो वो भी अनफिट करार दिया जाएगा। अच्छा ये देख लीजिए, ये है नॉर्मल वेन्स, यानी कि जो ये नसें दिख रही हैं आपको ये बिल्कुल नॉर्मल नसें हैं, इनको अनफिट नहीं किया जाता है। और जो वेरिकोज वेन होती हैं उनको ही अनफिट किया जाता है। अब ये देखिए नोकनी। नोकनी क्या होता है, नोकनी में घुटने दोनों मिलते हैं। जनरली कई कैंडिडेट्स के ये प्रॉब्लम उनको लगता है कि है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फैट जमा होता है वो फैट टच होता है, घुटने टच नहीं होते हैं। तो अगर फैट टच होता है तो उस कैंडिडेट को अनफिट नहीं किया जाता है। अगर घुटने टच हो रहे हैं तो ही अनफिट किया जाता है। जैसे किसी के नोक नी है तो नोक नी को दूसरे तरीके से भी चेक किया जाता है। घुटने अगर मिल रहे हैं तो उसको लिटाया जाएगा, और लिटाकर उसका जो ये गैप है ये गैप चेक किया जाता है। ये गैप अगर मेल कैंडिडेट में 5 सेंटीमीटर तक है तो उसको फिट माना जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट में यही जो डिस्टेंस है ये अगर 8 सेंटीमीटर तक है, टकने के पास से देखते हैं तो ये अगर डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर तक है फीमेल कैंडिडेट में, तो उनको भी फिट माना जाएगा। मेल में 5 सेंटीमीटर, फीमेल में 8 सेंटीमीटर तक फिट हैं। उससे ज़्यादा है तो उसको अनफिट करा दिया जाएगा। अब बॉल एग्स में देखते हैं कि बॉल एग्स में किस तरीके से नापते हैं। बॉल एग्स जो होती हैं ये बॉल एग्स हैं, इनमें जो ये घुटनों के बीच डिस्टेंस होती है, ये घुटनों के बीच डिस्टेंस होती है 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये डिस्टेंस है ना तो उसको अनफिट करार दिया जाएगा। ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल पैर होते हैं, इसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं फ्लैट फिट की। ये है फ्लैट फिट। फ्लैट फिट और नॉर्मल फिट में क्या डिफरेंस होता है। फ्लैट फिट में यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं होता है, और जो नॉर्मल फिट होता है वहाँ पर इस तरीके से गैप बना हुआ होता है। ये देखिए ये है नॉर्मल फिट, यहाँ पर इस तरीके से पैर में आर्क बना हुआ होता है, तो ये नॉर्मल फिट होता है। कई बार क्या होता है कि किसी के बहुत कम आर्क होता है जिसका पता नहीं चल पाता है, उस कैंडिडेट को पंजे पर खड़ा किया जाता है, और पंजे पर खड़ा करके फिर देखा जाता है कि कितना आर्क बन रहा है। अगर पंजे पर खड़ा करने के बाद आर्क दिख रहा है तो वो फिट माना जाता है। उसके अलावा पानी में पैर भिगोकर भी चलाया जाता है, उससे भी पता चल जाता है कि आर्क है या नहीं है।
और वहाँ पर आपको इस तरीके से खड़ा कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को एक लाइन में, तब वहाँ पर चेक किया जाएगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, जैसे ये आपको 4 कैंडिडेट सामने दिख रहे हैं, तो ये चारों कैंडिडेट बिल्कुल फिट है, इनके ना नोकनी है ना बोलेग्स है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। और जो वेरिकोज वेन्स है उसमें एक बात और भी होती है, उसमें ये जो नसें हैं ये नीली नीली दिखाई देती है, क्योंकि इनमें ब्लड रुक जाता है, ब्लड उससे आगे सप्लाई नहीं होता है, तो ये नीली नीली हो जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा ये कुछ पिक्चर्स है जो आप देख सकते हो, जिसमें ये आपका नोकनी की प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हो। और इसमें तीनों टाइप की, नॉर्मल भी, नोकनी भी और बो लेग्स देख सकते हो। ये आपका जो नॉर्मल पैर होता है वो है, ये आपका फ्लैट फिट है। इस तरीके से लेग्स में ये टेस्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर किस तरीके से मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर की 2 रेंज होती है, एक तो उनको बोला जाता है डायस्टोलिक, दूसरा बोला जाता है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक होती है लोअर रेंज और जो सिस्टोलिक होती है वो होती है हायर रेंज। तो जैसे आपने कभी बीपी नपवाया हो तो बीपी नापने में 80-120 जनरली आपका बताया जाता है। तो जो डायस्टोलिक होती है वो होता है 80 और जो सिस्टोलिक होता है वो होता है 120। तो सिस्टोलिक वो होता है जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है, जिस टाइम वो पंप कर रहा है, हार्ट बीट हमारी चल रही है, उस टाइम जो बीपी होता है वो होता है सिस्टोलिक, यानी कि हायर रेंज वो होती है। दूसरा, उसके बाद 2 जो हार्ट बीट है, उन 2 हार्ट बीट के बीच जो गैप होता है उस गैप को डायस्टोलिक कहा जाता है। उस टाइम हमारा जो ब्लड का प्रेशर है उसको डायस्टोलिक कहा जाता है, यानी कि जिस टाइम पंप हार्ट ने पंप नहीं किया उस टाइम ब्लड अपने आप जा रहा है, और जब पंप करता है तो प्रेशर से जाता है, प्रेशर से जाता है तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको सिस्टोलिक कहा जाता है। जब हायर रेंज होती है, यानी कि ब्लड जब हार्ट बीट होने पर चलता है तो, और जब हार्ट बीट रेस्ट पोजीशन में होती है, यानी कि 2 हार्ट बीट के बीच का जो टाइम होता है उसको डायस्टोलिक कहा जाता है, यानी कि लोअर रेंज कहा जाता है। तो जो डायस्टोलिक है वो 60 से अगर 90 के बीच है, यानी कि लोअर रेंज 60 और 90 के बीच है, तो आप बिल्कुल फिट हो। और उसके अलावा जो हायर रेंज है वो 100 से और 140 तक है, तो आप बिल्कुल फिट हो। कई बार क्या हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैंडिडेट्स की 130 135 बीपी आ गया हायर रेंज, लोअर रेंज में तो अनफिट करते ही नहीं है, क्योंकि 60 से नीचे तो जनरली कैंडिडेट्स का होता नहीं है, लोअर रेंज में वैसे भी अनफिट नहीं करते, सिर्फ हायर रेंज में अनफिट करते हैं, और वो भी 140 से ज़्यादा हो तो, और उसके लिए भी टाइम देते हैं। ऐसा नहीं एक बार वहाँ पर अनफिट कर दिया, ऐसे कभी भी नहीं कर सकते। ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि 140 से ज़्यादा अगर आता है तो पहली बार में ही कैंडिडेट को अनफिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो स्ट्रेस ले लेता है कैंडिडेट, तो स्ट्रेस की वजह से भी बीपी हाई हो जाता है। इसके बाद करते क्या है कि उसको टाइम दिया जाता है, बीपी दोबारा मापने से पहले उसको 2 से 3 घंटे दिए जाते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद उनको लिटाया जाता है, आराम से लिटाकर रिलैक्स करवाकर उसके बाद बीपी मापा जाता है। ये है इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग। उसमें अगर आपको 140 से नीचे आता है, चाहे आपका आए 139, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 140 तक आप बिल्कुल फिट हो, कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बीपी 90 से 140 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है, बीपी का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट। हार्ट को भी आपको चेक किया जाता है, और हार्ट को जब चेक करते हैं तो उसके लिए चेक किया जाता है कि आपके हार्ट में अलग अलग टाइप की आवाज़ें तो नहीं आ रही। कई बार क्या होता है कि छेद होता है दिल में, तो वो दिल में जब छेद होता है उसकी वजह से उस कैंडिडेट को अनफिट कर दिया जाता है, तो उसमें डबल आवाज़ें आती हैं। जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर देखता है तो उससे पता चल जाता है कहीं डबल आवाज़ तो नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कई बार तो जंप करवा कर चेक करते हैं, 25 बार जंप करवाएंगे और उसके बाद फिर ये मापेंगे कि किस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, और उसके बाद जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो फिर से मापा जाता है। ये है जनरल रूल। इस तरीके से हार्ट का एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा आपका एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे में ये देखा जाता है कि आपको टीबी वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे एक्सरे लिया जाता है तो उसमें धब्बे आ जाते हैं, कुछ पैचेज आ जाते हैं, तो वो अगर पैचेज आपके हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका रीमेडिकल दिया जाता है, और उसमें आपका अच्छे से टेस्ट किया जाता है। रीमेडिकल में कहीं आपको कोई अंदर की प्रॉब्लम तो नहीं है, अंदर आपके लंग्स में जो आपके फेफड़े हैं उनमें किसी और तरीके की बीमारी तो पैदा नहीं हो रही है। उसके लिए फिर अच्छे से टेस्ट किया जाता है। ये भी चेक होता है कि अंदर कोई मशीन तो नहीं लगा रखी है, जैसे कई बार हार्ट काम नहीं करता है की जगह कुछ मशीन लगा दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी एक्सरे से चेक की जाती है। उसके अलावा अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है किसी हड्डी में, वो भी एक्सरे से चेक किया जाता है। उसके अलावा बोन ट्यूमर वगैरह का भी चेक किया जाता है एक्सरे से ही। तो ये जो एक्सरे होता है इसे मेनली 4 चीज़ें चेक होती हैं। तो ये हो गई एक्सरे की बात।
इसके बाद बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट में मेल फीमेल दोनों का एचबी चेक किया जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो एचबी की रेंज है वो है 12 से 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम के बीच अगर मेल कैंडिडेट का एचबी है तो वो फिट है, और फीमेल कैंडिडेट है उसका एचबी 10 से 14 ग्राम तक, अगर 10 ग्राम है मिनिमम या 14 ग्राम हाईएस्ट है तो उसके बीच है तो फिट है। और किसी अगर मेल कैंडिडेट का जो एचबी है वो 18 ग्राम से ज़्यादा है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या 12 ग्राम से कम है तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यूरिन टेस्ट की। यूरिन टेस्ट में आपके शुगर चेक की जाती है कि आपके यूरिन में शुगर तो नहीं आ रही है। शुगर आ रही है यानी कि आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा प्रोटीन चेक किया जाता है कि प्रोटीन ट्रेस लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। और अगर जो मेल कैंडिडेट है उनके यूरिन में ये भी चेक किया जाता है कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लड यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उस कैंडिडेट को भी अनफिट कर दिया जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में फीमेल कैंडिडेट्स के अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उनको भी अनफिट कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने वर्ड यूज किया है कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर ब्लड आ रहा है तो अनफिट किया जाएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं है, मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, तो उसमें अनफिट नहीं किया जाता है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो प्राइवेट पार्ट्स के लिए अलग से वीडियो आएगा। उसमें मेल कैंडिडेट का अलग वीडियो आएगा और फीमेल कैंडिडेट का अलग वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा। उसमें भी कंप्लीट आपको बताया जाएगा कि किस किस तरीके से आपके टेस्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और सामने जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर रखा होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको कंप्लीट डिटेल लेनी है तो ज़रूर से ज़रूर ये काम करें। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे डिफेक्ट्स की जो अगर किसी कैंडिडेट के अंदर होते हैं तो उसके बावजूद भी उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो वो डिफेक्ट्स एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली चीज़ें होती हैं और बहुत सारे डाउट्स भी रह जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो ये डिफेक्ट्स आप देख सकते हो कि इनमें से अगर कोई डिफेक्ट आपको है तो उसकी वजह से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर है माइल्ड फ्लैट फिट। अगर आपको फ्लैट फिट ऐसा लगता है, बिल्कुल एक तो बिल्कुल स्पाट पैर होता है, बिल्कुल फ्लैट फिट होता है, तो उसमें तो रिजेक्ट होगा ही। लेकिन अगर बिल्कुल माइल्ड हल्का सा फ्लैट फिट है, उसमें क्या करते हैं कि जैसे पहले भी आपको बताया है कि जैसे पंजे के ऊपर उस कैंडिडेट्स को खड़ा करके देखते हैं कि उसमें कितना आर्क बन रहा है, और अगर माइल्ड फ्लैट फिट है तो वो फिट कर दिया जाता है। इसी तरीके से माइल्ड नोक नी को भी फिट कर दिया जाता है, और जो डिस्टेंस होता है वो 5 सेंटीमीटर या उससे कम होता है तो उसको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस के बारे में आपको बता ही दिया है नोकनी में। और जो माइल्ड बो लेग्स होती है उसमें भी अगर 7 सेंटीमीटर या उससे कम डिस्टेंस है तो फिट कर दिया जाता है, नहीं तो अनफिट किया जाएगा। माइल्ड हेमरटोज, हेमरटोज के बारे में आपको बता चुके हैं कि हेमरटोज क्या होते हैं। उसमें अगर पेनफुल कॉर्न्स नहीं है ना तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। कॉर्न्स के बारे में आपको वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है। माइल्ड वेरिकोसिल्स, वेरिकोसिल्स ये मेल कैंडिडेट के अंदर ये दिक्कत मिलती है वेरिकोसिल की। जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर जो वेन्स होती है, जैसे वेरिकोज वेन्स होती है पैरों में, उसी तरीके से वहाँ पर भी वेरिकोज वेन की तरह ही गांठें बन जाती है। उसमें अगर वो बिल्कुल माइल्ड है और जनरली दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ टच करके उनके बारे में पता किया जा सकता है, तो वो भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। स्लाइड स्टैमरिंग, स्टैमरिंग मतलब होता है हकलाना। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है कि 4-5 सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा बहुत हकलाता है तो उसको भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगला है हिल्ड टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। तो ये क्या होता है, जैसे कान के पर्दे में छेद होता है ना, वो होता है। अगर उसका आपने इलाज करवा रखा है ना तो वो फिट होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आगे है प्रेजेंस ऑफ वैक्स इन ईयर्स विदाउट ईयरिंग डिफेक्ट। आपके कान में अगर वैक्स मौजूद है, सुनने में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगला है माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस विद बोथ नेजल एरिज। इसमें ये क्या है कि अगर डीएनएस की प्रॉब्लम ना, आपके नाक की अगर हड्डी बढ़ी हुई है तो उसमें आपके नाक की जो हड्डी है वो बढ़ने के बावजूद भी आपके एयरवेज खुले हुए हैं तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर माइल्ड बिल्कुल हल्का सा डीएनएस है तो वो चलेगा वहाँ पर। अगला है बायलेटरल हाइपरट्रोफी ऑफ इंटीरियर टू। आप देख सकते हो ये होते हैं इनफ्लेम्ड इंफीरियर टर्बिनेट। अगर इनमें सोजन होता है उसके बावजूद भी अगर एयरवेज खुले हुए हैं, सांस आने जाने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस कैंडिडेट को भी फिट किया जाएगा। उससे अगला देखते हैं लॉस ऑफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ टर्मिनल फेलनेक्स ऑफ लिटिल फिंगर ऑफ वन और बोथ हैंड्स इज टू बी एक्सेप्टेड। तो अगर जो लिटिल फिंगर होती है उसमें जो फेलनेक्स क्या होता है वो आपको पहले दिखा देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये पॉइंट क्या है। देखिए ये अंगुली है, अंगुली में जो ये हड्डी होती है अंदर, ये हड्डी होती है फेलनेक्स बोलते हैं इसको डिस्टल फेलनेक्स बोलते हैं। जो उसके बाद सेकंड नंबर होती है उसको मिडल फेलनेक्स बोलते हैं, और प्रोक्सिमल फेलनेक्स इसको बोलते हैं। ये जो हड्डी होती है इसको फेलनेक्स बोलते हैं। और जो पॉइंट में बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि ये जो फेलनेक्स है
ये, और इसका जो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू यानी कि ये आगे वाला जो पोर्शन है, अगर ये नहीं भी होता है, ये सिर्फ लिटिल फिंगर का, किसी भी हाथ की लिटिल फिंगर सबसे छोटी वाली उंगली है उसका, अगर ये आगे फ्रंट वाला पोर्शन नहीं भी होता है तो भी उस कैंडिडेट को फिट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैंडिडेट्स विद कैरिंग एंगल अप टू 20 डिग्री मे बी एक्सेप्टेड इफ द सेम इज नॉट एसोसिएटेड विद अबनॉर्मली ऑफ एल्बो ज्वाइंट। अगर एल्बो ज्वाइंट ठीक है और जो कैरी एंगल है वो अगर 20 डिग्री तक बनता है तो उस कैंडिडेट को भी फिट माना जाएगा। उसके बाद ओनली बिकॉज ऑफ टिल्टिंग ऑफ पेल्विस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर में नॉट बी रिजेक्टेड अनलेस इट इज एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक डिजीज। जो ह्यूमन का स्टैंडिंग पोस्चर होता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो यहाँ से थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, जो उसकी नॉर्मल सेटिंग होती है इस तरीके से, उसकी बजाय थोड़ी आगे पीछे हो जाती है तो पोस्चर चेंज हो जाता है, ऐसे या तो इस तरफ या फिर इस तरफ झुकाव हो जाता है आगे की तरफ। तो इस तरीके से अगर पोस्चर हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेल्विक टिल्ट। यही प्रॉब्लम है और किसी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बीमारी नहीं है, तो इसमें आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है सर्वाइकल रिब विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। अगर सर्वाइकल रिब है, रिब जो ये गर्दन के पास जो हड्डियां होती हैं उनको बोला जाता है, तो जो सर्वाइकल रिब है वो अगर मौजूद होती है, किसी तरह की फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको भी अनफिट नहीं किया जाएगा। ओनली ट्रेमर्स विदाउट एनी ऑर्गेनिक कोज। ट्रेमर मतलब यहाँ कांपने से है, कई बार कई कैंडिडेट्स के हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, अगर नॉर्मली वैसे ही कांप रहे हैं तो उसको भी अनफिट नहीं किया जाएगा। कईयों के तो अगर इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से कांपते हैं तो उनके ऊपर पॉइंट बन सकता है, लेकिन नॉर्मली कांपते हैं तो उनके ऊपर पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। अगला है हिल्ड ट्रैकोमा विदाउट रेजिडुअल ग्रॉस डिफॉर्मिटी एंड नो इम्पेयर्ड विजन। ये कई बार आंखों की पलकों के ऊपर कुछ बीमारी हो जाती है जिसको ट्रैकोमा कहा जाता है। और ये सुनिए ट्रैकोमा है क्या। ट्रैकोमा ट्रूकोमू एक जीवाणु संक्रमण है जो आपकी आंखों को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा संक्रामक है जो संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों और नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। ट्रैकोमा की बीमारी है तो उसका जो ट्रीटमेंट अगर करवा लेते हो तो उसको भी फिट माना जाएगा। तो ये मेन पॉइंट यही है। उसके आगे तो यही है कि अगर कोई रिक्रूटिंग मेडिकल ऑफिसर है उसको लगता है कि ये डिफेक्ट आगे भविष्य में ड्यूटी के टाइम किसी तरह की दिक्कत नहीं करेगा तो उस कैंडिडेट को भी फिट कर दिया जाएगा। तो ये उसके खुद के विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से जरूर ये बात बताना कि आपको क्या क्या बातें नई सीखने को मिली है, क्या क्या बातें नई चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि आगे आने वाले इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।